बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हमने बच्चों स्टार्ट करना है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। बेसिकली सबसे पहले हमने इन दो टर्मिनोलॉजीज को समझना है कि हीट क्या होती है और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज थर्मो एंड सेकंड वर्ड इज डायनामिक्स। अब थर्मो की जो टर्म यूज की जाती है ये हम अच्छे से जानते हैं। थर्मो का मतलब है हीट और डायनामिक्स का मतलब है इन मोशन। इट मीन्स हम इस चैप्टर में हीट को स्टडी करने वाले हैं और वो भी कौन सी कंडीशन में, मोशन के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। एक सबसे पहली चीज़ तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हीट एनर्जी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि हीट एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और फिर जो तीसरी चीज़ ये होगी कि थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्टेबल है और मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्टेबल है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। ये कैसे, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ हमने याद रखनी है वो है डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की। ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैं इसको यहाँ पर एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। थर्मोडायनामिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ हीट। Thermodynamics is the branch of physics which deals with study of heat and its transformation of thermal energy into mechanical energy. ठीक होगी बात, ये है थर्मोडायनामिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जिसमें स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है। वो कैसे कन्वर्ट होती है थर्मल मैकेनिकल में और मैकेनिकल थर्मल में कैसे कन्वर्ट होती है। हम सबसे पहले तो देखेंगे एक हीट इंजन। आगे इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में हीट इंजन के थ्रू। एंड रेफ्रिजरेटर में हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे कि मैकेनिकल जो है वो थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया थर्मोडायनामिक्स। हमने डेफिनेशन याद कर लेनी है। आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसका समझना हमारे लिए ज़रूरी है, वो है टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस। अब टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कितना बॉडी हॉट है, कितना कोल्ड है, ये डिसाइड करेगा टेम्परेचर को, और यही डिसाइड करेगा हीट फ्लो को भी। ठीक होगी बात। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम बताएगी। इसको हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन इन यूनिट्स में मेजर करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर फ्लो नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर डिसाइड करेगा हीट के फ्लो की डायरेक्शन, ये खुद फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट, हीट क्या है? इसकी कंपैरिजन में देखें तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक शक्ल है। ये फिर होती किस वजह से है? ये है मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। तो इसको अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो हम कहेंगे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनके पास जो एनर्जी होगी दैट इज ऑल ड्यू टू हीट, दैट इज ऑल बेसिकली हीट। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जितना ज़्यादा उनके पास मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा उनके पास एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा हीट होगी। तो हीट कौन सी यूनिट में मेजर होती है? 3 यूनिट हैं, जूल, कैलोरी, अर्ज। ये 3 यूनिट्स हैं जो कि मेजर करते हैं हीट को। तो हमने कहा टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकता। हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हीट को फ्लो कराता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही हीट फ्लो करती है। हीट कैन फ्लो। नाउ टेम्परेचर किसको डिसाइड करेगा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन जो है वो बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। और हीट किस फॉर्म में हो सकती है? तो हीट की ऑल एनर्जीज हो सकती हैं, लाइक टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर ऑल पॉसिबल मोशन है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड लीनियर। तो वो तमाम मिल के हीट को डिसाइड करते हैं। तो हीट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखना है, हमने याद रखना है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड सिंपली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानते हैं कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज़ अ जनरल फिनोमेना, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद ब खुद अक्कर होता है, एंड नेचुरल प्रोसेस भी इसको हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपकी बुक में, जो पहला टॉपिक में मेंशन है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताती है कि गैस कैसे बिहेव करेगी डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो हमने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की डेफिनेशन याद रखनी है, ये आप नोट कर लेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? द थ्योरी विच टेल्स अस द behavior of gas under different conditions of temperature and pressure। ऐसी थ्योरी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का नाम देते हैं। नाउ ये हमारे पास किस पर एप्लीकेबल है? ये हमारे पास एप्लीकेबल है आइडियल गैस पर। आइडियल गैस कौन सी होती है? आप अच्छे से जानते हैं कि आइडियल गैस जो है ये तमाम गैस लॉज को ओबे करती है। ये तमाम गैस लॉज को ओबे करती है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम काइनेटिक थ्योरी को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? आइडियल गैस के ऊपर। तो हमने एक चीज याद रखनी है, ये आइडियल गैस जो है वो गैस लॉज को, तमाम गैस लॉज को ओबे करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट इसके पोस्टुलेट्स हैं, मैंने कुछ इनको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, आप एग्जैक्ट पोस्टुलेट बुक से देख सकते हैं, वो आपने याद भी रखने हैं क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट जो बुक में मेंशन है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे एक रिजिड बॉल होती है ना, जैसे हार्ड बॉल होती है या वो जो स्नोकर की बॉल्स होती हैं, उस तरह की ये छोटी छोटी रिजिड हार्ड बॉल्स हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, फाइनाइट वॉल्यूम हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक छोटा सा वॉल्यूम होगा, हो सकता है 1 मीटर क्यूब हो, एक फाइनाइट, एक महदूद सा वॉल्यूम है, लेकिन उसमें लाखों हजारों जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद जो आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ना होने का मतलब है कि ये एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब भी अप्लाई करेंगे कोलिजन के दौरान ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नहीं पाई जाती, तो इसलिए इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। ये आपस में कोलाइड तो करते हैं, लेकिन इनकी जो कोलिजन होगी, फोर्थ पॉइंट देखें तो वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यानी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, तो इनकी जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। फोर्स अप्लाई होगी तो वो ड्यूरिंग कोलिजन ही होगी, और कोलिजन भी क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी। ये 3 पॉइंट्स अगर आप इनको देख लें तो ये एक्सर्ट फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन होगी तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी, इनके दरमियान में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं पाई जाती। फिर एक पोस्टुलेट है कि जो आपके पास साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है, फासला, वो भी इनके साइज से ज़्यादा होगी। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली कि 1 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम है, तो उसमें हज़ारों मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके दरमियान जो स्पेस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, लेकिन यहाँ मेंशन है कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो इनके साइज से भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है कि एक तो इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, दूसरा एक लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा एटम मौजूद होंगे, तीसरा जो इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ये सिर्फ फोर्स लगाते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन ही लगाते हैं, इसके अलावा एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, और कोलिजन जो होगी दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी का बेसिक आइडिया है, जिसके पोस्टुलेट हैं आपको बता चुका, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। अब प्रेशर ऑफ द गैस बेसिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी है, उसी की बेस पर हमने एक्सप्लेन करना है। तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन देखूँ तो हम ये पहले कई बार ये इक्वेशन देख चुके हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे वो आपस में भी फोर्स लगाएंगे और जाके वॉल्स के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। अब फोर्स के बारे में हम जानते हैं, फोर्स हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, यानी डेल पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल है। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मोमेंटम ट्रांसफर्ड एक तरह से है, ठीक होगी बात।
तो अगर हम प्रेशर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इज मियरली द मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है और फोर्स किसकी इक्वल है, डेल पी ओवर डेल टी। तो प्रेशर क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और किस वजह से, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जाके टकराएंगे वॉल्स के साथ, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, वो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस कहलाएगा। तो जितना ये मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे, उतनी अकॉर्डिंगली मोमेंटम ट्रांसफर होगा, उतना पर यूनिट एरिया हमारे पास प्रेशर कहलाएगा। तो ये सिंपली हमने डेफिनेशन याद रखनी है। यहाँ से आगे हमने इसका एक रिलेशन ड्राइव करना है और इसकी डिपेंडेंस को देखना है। तो डेरिवेशन के लिए आपको नजर आ रहा होगा ये एक क्यूबिकल कंटेनर है हमारे पास। ये एक ऐसा क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ आपको सेम मिलेगी। तो हमने सबसे पहले लिखना है कंसिडर अ क्यूबिकल कंटेनर हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ l। हर एक साइड की लेंथ कितनी है, l है। अब इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कितने गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑब्वियस है रैंडम मोशन में हैं। ठीक, वही बात, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। इनकी मोशन जो होगी, हम पहले कह चुके हैं, वो होगी परफेक्टली इलास्टिक होगी। अब मैंने एक चीज यहाँ पर कही, भाई ये मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में है। जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है तो इनकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होने चाहिए, ऑब्वियस है इनकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, x, y एंड z कंपोनेंट, क्योंकि ये x के अलोंग भी मूव कर रहे हैं, y के अलोंग भी मूव कर रहे हैं एंड z के अलोंग भी मूव कर रहे हैं। तो ऑल डायरेक्शन में इनकी मोशन मौजूद है। ये पॉइंट हो गया इनिशियली जो हमने थ्योरी की फॉर्म में लिखना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रा करनी है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन यहाँ हमने मास ऑफ द गैस पुट करना है। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है और टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मास ऑफ द गैस क्या आ गया, mn या nm। तो nm इज द मास ऑफ द गैस एंड v इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा, भाई जितना आपका इस क्यूब का वॉल्यूम है उतना ही उस गैस का वॉल्यूम होगा। तो क्योंकि इस गैस की तीनों साइड, ऑल साइड्स की लेंथ l है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा l इंटू l, तो ये बन जाएगा l क्यूब। तो डेंसिटी आ चुकी है mn ओवर l क्यूब। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लेके चलेंगे और प्रेशर ऑफ द गैस का रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास कंसिडर एक सिंगल मॉलिक्यूल है which is moving with velocity v1x। consider a molecule जो कि velocity v1x से move कर रहा है। now what is v1x? v is the velocity one first molecule and किसकी, जो x के along move कर रहा है। तो v1x is the velocity of the molecule moving along x axis। now ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मास है m1, जिसको हम m ही कहेंगे क्योंकि उसका मास तो तमाम का सेम ही है, तमाम का मास जो है वो सेम ही है। तो m होगा, वेलोसिटी v1x से मूव कर रहा है और ये मौजूद है इस वॉल पर, जिसको हम नाम देते हैं EFGH वॉल पर मौजूद है। ये इस वॉल से मूव करता हुआ अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है। तो भाई इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा mv1x। मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है p इज इक्वल टू mv, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, तो ये बन गया इनिशियल मोमेंटम mv1x। नाउ ये जाता है, ये जाके इस वॉल के साथ कोलाइड करता है, जो कि हमारे पास क्या है, ABCD। इसको हम यूं देख लेते हैं, ABCD इस वॉल के साथ कोलाइड करता है। जब कोलाइड करेगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक मतलब जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से ही वापस आ जाएगा। ये भी v1x ही है, लेकिन अब कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई और हमने पहले ही कहा इसकी मोशन तो परफेक्टली इलास्टिक होगी। तो इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी वेलोसिटी लेके गया था उसी के साथ बाउंस बैक हो गया। सो व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज अगेन mv, मास m, वेलोसिटी नाउ v1x, तो इसलिए फाइनल मोमेंटम आ गया माइनस mv1x। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल। यानी एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने में एंड बाउंस बैक होने में जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, अब हमने वो निकालना है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो
फाइनल इज माइनस m1v1x, इनिशियल इज m1v1x। तो माइनस माइनस आपके पास बेसिकली इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देगा, बट साइन नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस mv1x चेंज इन मोमेंटम आ गया 2mv1x। तो ये है चेंज इन मोमेंटम विद नेगेटिव साइन माइनस 2mv1x। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। ना हमने टाइम निकालना है। टाइम क्या है कि एक वॉल से, जो EFGH वॉल से ABCD वॉल तक जाने में और फिर दोबारा उसी वॉल तक वापस आने में कितना टाइम लगा। तो उस टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे S = VT। हम पहले भी जानते हैं इस इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ से T = आ गया S/V। तो अब यहाँ S की वैल्यू अगर हम देखें तो S क्या होगा। देखिए इस वॉल से मॉलिक्यूल जाता है, यहाँ टकराता है और फिर वापस आ जाता है। तो जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया L, एंड देन वापस आने में L डिस्टेंस। तो L + L टोटल डिस्टेंस क्या बन गया 2L। तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन मूविंग फ्रॉम वन वॉल टू अनदर एंड देन बैक टू द फर्स्ट वॉल, वो हमारे पास L + L 2L आ गया। और वेलोसिटी किससे जा रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो हमारे पास फिक्स ही है, दैट इज v1x। तो s की जगह 2L/v1x, ये हमारे पास उसका टाइम आ गया। ये हमारे पास टाइम जो हमें चाहिए था। अब यहाँ से अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं। आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूल्स चाहे एंड बाउंस बैक हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करेगा, वो मूव करता रहेगा दो वॉल्स के दरमियान में, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से टाइम मिल गया और यहाँ से हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया, वो टाइम भी मिल गया, तो वहाँ से हमें फोर्स मिल सकती है। तो अब हम यही चीज़ निकालते हैं कि F1x निकालते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में कि F1x जो है या Fx जो होता है, सिंपली फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा, फोर्स इक्वल टू होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ इसको मैं F1x लिख रहा हूँ, फोर्स्ड ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल, जो कि किस तरफ मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो डेल P/डेल्टा T, F1x डेल P की वैल्यू पुट की माइनस 2mv1x और डेल T की वैल्यू पुट की 2L/v1x जो हम निकाल चुके हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये v1x ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया F1x = माइनस mv1x²/L। ये हमारे पास वो फोर्स है जो सिंगल मॉलिक्यूल पर लग रही है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। नाउ पॉइंट ये है कि ये फोर्स किसने लगाई। देखें जी, यहाँ पर आपने एक मॉलिक्यूल को मूव कराया, वो वॉल के साथ मूव करता, वॉल के साथ टकराता है, टकराने के बाद बाउंस बैक होता है। तो देखिए फोर्स तो मॉलिक्यूल पर लगी है, लेकिन हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो देखिए मोमेंटम किसका चेंज हुआ, मॉलिक्यूल का चेंज हुआ ना, तो फोर्स किसने लगाई होगी, ऑब्वियस है वॉल ने लगाई होगी, तभी मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ। तो नाउ ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल, यानी ये वॉल ने मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाई। हमें यहाँ पर ये चीज चाहिए कि हमें तो चाहिए मॉलिक्यूल पर कितनी फोर्स लगी। तो देखिए जितनी एक बेसिकली हम कह चुके हैं कि यहाँ इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर वैलिड होगा, न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे। तो जितनी फोर्स जाके मॉलिक्यूल ने वॉल पर लगाई, उतनी ही फोर्स मॉलिक्यूल ने क्या की होगी, वॉल पर लगाई होगी। यानी मॉलिक्यूल ने जो वॉल पर फोर्स लगाई, वॉल ने उतनी ही फोर्स मॉलिक्यूल पर लगाई होगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मॉलिक्यूल गया, उसने वॉल पर फोर्स लगाई, तो वो एक फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वॉल ने भी मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाई होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो यहाँ हम लिखते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल F1x हम लिख लेते हैं, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये माइनस क्यों आया, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, तो माइनस इंटू माइनस mv1x²/L, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बन गया। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस बाय द वॉल, ये आई, एंड ऑन द बाय द मॉलिक्यूल ये आ चुकी है। ये है बाय द वॉल, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, और ये है ऑन द मॉलिक्यूल।
समझ आ गई बात। मैं सिंपलीफाई इसको कर दूं, हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल को कहा कि वो जाके वॉल के साथ टकराता है, बाउंस बैक होता है, हमने उसका चेंज इन मोमेंटम टाइम निकाला, क्योंकि उस पर फोर्स वॉल ने लगाई थी तो वॉल के अकॉर्डिंगली हमने उस पर लगने वाली फोर्स निकाल ली। फिर मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई थी, न्यूटन थर्ड लॉ से हमने कैलकुलेट कर ली कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यहाँ पर हमें फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिंगल मॉलिक्यूल आ चुकी है। अब यहाँ अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो यहाँ मास तो कांस्टेंट है तमाम मॉलिक्यूल्स का, तमाम मॉलिक्यूल के लिए लेंथ भी क्या है, सेम। इट मींस फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे। अब बजाय इसके कि हम ये सारी सेकंड मॉलिक्यूल के लिए अलग ड्राइव करें, थर्ड के लिए अलग, हम सिमिलरली करके लिखते हैं कि अगर पहले मॉलिक्यूल पर फोर्स लग रही है mv1x² ओवर l, तो दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स m ओवर l तो सेम होगी। हाँ, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, v2x²। थर्ड मॉलिक्यूल के लिए mv3x² ओवर l एंड सिमिलरली अप टू सो ऑन हम लेके चले जाएंगे, और क्योंकि nth मॉलिक्यूल्स हैं तो nth मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी mvnx² ओवर l, यानी सिंपली हमने वेलोसिटीज को पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें तो चाहिए टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो अलग अलग मॉलिक्यूल की है ना, हमें चाहिए टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम तमाम फोर्सेस को क्या कर देते हैं, ऐड फोर्स अलोंग फोर्स exerted by the first molecule। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फोर्स exerted by the first molecule along x axis on the wall is F1x, फोर्स exerted by the second molecule F2x प्लस अप टू सो ऑन Fnx। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट की वैल्यू पुट करें तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट कर दी mv1x² ओवर l प्लस mv2x² ओवर l प्लस अप टू सो ऑन mvnx² ओवर l। अब इन सब में आपको एक चीज नजर आ रही है कॉमन, दैट इज m ओवर l, वो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया v1x² प्लस v2x² प्लस अप टू सो ऑन vnx²। बेटा एक चीज अक्सर कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट के लिए, वो याद रखिए, वो मैं रिपीट कर दें, ये v1x जो है, v1x 1x इज इन सबस्क्रिप्ट, 1x का सिर्फ मतलब ये होता है कि ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, v इज द वेलोसिटी, तो ओवरऑल ये नीचे छोटा सा आप लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में और ओवरऑल इस टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ दिस इज द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, हमने फोर्स निकाल ली। फोर्स निकालने के बाद हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू F ओवर A, तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ओवर एरिया। नाउ Fx ओवर एरिया, क्योंकि तमाम साइड्स की लेंथ सेम है तो एरिया होगा L इंटू L, L स्क्वायर, तो Fx ओवर L स्क्वायर, तो 1 ओवर L स्क्वायर इंटू Fx, यहाँ मैंने अलग लिख लिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 1 ओवर L स्क्वायर तो आ गया एज इट इज। नाउ दिस इज Fx, इस Fx की ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हम निकाल चुके हैं, तो 1 ओवर L स्क्वायर इज इक्वल टू m ओवर L इंटू Px इज इक्वल टू 1 ओवर L स्क्वायर इंटू m ओवर L, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 ओवर L स्क्वायर इंटू m ओवर L इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx स्क्वायर। मैंने क्या किया, 1 ओवर L स्क्वायर एज इट इज, Fx की वैल्यू पुट कर दी, L से L मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, L क्यूब, तो m ओवर L क्यूब इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। सिंपलीफाई करते हैं इसको, हम यहाँ पर एक शुरू में टर्म पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हुई बात, मैं यहाँ पर इसी को दोबारा रिपीट करता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल इज m, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल मास आ गया nm ओवर वॉल्यूम v, and volume of this cube will be equal to the volume of gas, the volume of the cube is L cube, तो ये आ गया mn over L cube। तो ये डेंसिटी की इक्वेशन आ गई mn over L cube। क्या करते हैं जी, n को नीचे ले जाते हैं तो रो ओवर n इज इक्वल टू m ओवर L cube, ये इक्वेशन आ चुकी हमारे पास। नेक्स्ट रो ओवर n m ओवर L cube इक्वल है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये जो हमने प्रेशर ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी, m ओवर L cube को, now in this equation मैं क्या करता हूँ, px as it is, m over l cube की जगह रो ओवर n पुट कर दिया। ठीक होगी बात। एंड नेक्स्ट हमारे पास वो वैल्यू एज इट इज आ गई, m over l cube की जगह रिप्लेसमेंट, और बाकी ये एज इट इज वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया, ये प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस की एक और इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस n को अंदर ले जाते हैं। नाउ px इज इक्वल टू रो इनटू, अंदर क्या बन गया, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx स्क्वायर ओवर n। ये क्या है, दिस इज नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा मीन कैसे लेते हैं,
मीन आप लेते हैं कि अगर दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज को ऐड किया, दो से डिवाइड कर दिया, दिस इज मीन। अब यहाँ आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, n नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, दूसरे की, प्लस अप टू ऑन nth की, लेकिन यहाँ आप उनका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू ऑन vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपने डिवाइड कर दिया। तो नाउ ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये है तो मीन ही, लेकिन क्योंकि स्क्वायर वेलोसिटीज का है इसलिए इसको हम कहेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये अब हमारे पास क्या आ चुकी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, यानी बजाय इसके कि हम सारा ये लिखें हम उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ये हमारे पास एक पैरेंथेसिस आ गई, ब्रैकेट्स आ गई, उसके अंदर vx स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, तो मीन लिया और उसका स्क्वायर है तो इसलिए उसको हम नाम देंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो इट मीन अब ये इक्वेशन बन जाएगी px इज इक्वल टू रो, और रो में इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देंगे vx स्क्वायर से। तो px इज इक्वल टू रो इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ चुकी है। Pressure along x-axis is equal to rho into mean square velocity along x-axis. तो pressure depends upon what? Pressure depends upon the mean square velocity. ठीक हो गया, ये हमारे पास एक जनरल कंडीशन आ चुकी है। क्वेश्चन 3 का नाम देते हैं। फर्दर हम जाते हैं जी, आप जरा डायग्राम की तरफ वापस। अब मुझे एक चीज़ बताएं, क्या इस गैस पर बाहर से कोई फोर्स अमल कर रही है? हमने सिस्टम को आइसोलेटेड कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया? आइसोलेटेड, ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे। अगर ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है तो इट मीन इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इंटरनली यूनिफॉर्म बिहेवियर होगा, यानी हर जगह गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस के, क्योंकि तमाम वेलोसिटीज आपके पास बराबर हैं। रीजन इज द सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। तो अब जैसे हमने प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस निकाला रो इनटू वी एक्स स्क्वायर, तो प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस भी क्या हो जाएगा, रो को हम एज इट इज लिखेंगे और वी एक्स स्क्वायर की जगह वी वाई स्क्वायर देख लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी pressure depends upon the mean scale velocity along y-axis. Similarly, pressure depends upon the mean scale velocity along z-axis. तो तीनों प्रेशर्स को हमने mean scale velocity along axis के along रिप्रेजेंट कर दिया, और हमने एक चीज़ ये भी कह दी कि ये तीनों वेलोसिटीज भी आपस में बराबर हैं। यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं, हमने क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं वेलोसिटीज, मैंने शुरू में कहा था कि भाई these molecules are in random motion, तो इनकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, x, y and z. So what will be the net velocity? According to vector addition, net velocity क्या होगी? हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। net velocity will be x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो तीनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये नेट वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और हम पहले ये भी कह चुके हैं वी एक्स वी वाई के बराबर, वी वाई वी जेड के बराबर। तो हमने क्या किया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी एक्स को रिप्लेस कर दिया, वी एक्स से ही रहने दिया, वी वाई को रिप्लेस कर दिया वी एक्स से, क्योंकि दोनों बराबर हैं, वी जेड को भी रिप्लेस कर दिया वी एक्स स्क्वायर से, तीनों बराबर हैं, तो तीनों को हमने एक ही टर्म की फॉर्म में लिख दिया। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी of the gas is mean square velocity of x-axis plus x-axis plus x-axis, तीनों बराबर हैं, तीनों का सम mean square velocity of the gas is equal to 3 into mean square velocity along x-axis, तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 को अलग करें तो ये हमारे पास बन जाएगा mean square velocity along x-axis is equal to 1/3 of the mean square velocity of the gas। ये इक्वेशन हम कहाँ पुट करते हैं, ये जो वैल्यू सॉरी है इक्वेशन 4 जो हमने यहाँ पर निकाली, ये हम पुट करते हैं इस इक्वेशन 3 में, यानी वी एक्स स्क्वायर को हमने 1/3 रो वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। नो पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये रिप्लेस हो गया, हमारे पास पी एक्स इक्वल टू आ चुका है 1/3 रो वी स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉज या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम देखें
कि pressure along x, y and z axis depends upon the velocity along x, y and z। अभी तीनों velocities बराबर हैं तो तीनों pressures भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। pressure along x axis, y axis, z axis बराबर होंगे। पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी साइड पर जो x के along pressure होगा, y के along pressure होगा, z के along pressure, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो that pressure will be the same and total pressure P के इक्वल होगा। तो नाउ Px को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, P से। नाउ इस इक्वेशन में मैं चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। Px को हमने रिप्लेस कर दिया P से, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। नाउ बच्चों ये हमारे पास है प्रेशर ऑफ द गैस, P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। जब हमने शुरू किया था प्रेशर ऑफ द गैस के रिलेशन की डेरिवेशन, ये हमारे पास फाइनली रिलेशन है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, आपको नजर आ रहा है, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये तो रिलेशन ड्राइव हो गया। नेक्स्ट हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट करना है, एंड दैट रिलेशन इज बिटवीन, नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं P इज इक्वल टू 1/3, हम यहाँ से इसको मजीद फर्दर ड्राइव करते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/3, रो हम पहले निकाल चुके हैं बिल्कुल शुरू में। रो किसकी इक्वल है, mn/v के इक्वल, ये हमने निकाला था। तो ये मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में रो को रिप्लेस किया mn/v से, तो mn/v इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 n/v। m को मैं अंदर ले गया, यहाँ मैंने लिखा, मैंने कहा कि हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे किसी तरीके से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो यहाँ v मौजूद था, m ले आया, तो कुछ ऐसा तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले का बन गया ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जरा याद करें तो आपको ये समझ आ जाएगी चीज। तो P इज इक्वल टू 1/3 n/v इंटू mv स्क्वायर। और द पॉइंट इज कि mv स्क्वायर तो आ चुका है, हमें और क्या चाहिए, हमें v भी 1/2 भी चाहिए। 1/2 होता है ना, 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी। जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ आ गया 2/3 n/v की फॉर्म में, जो डिवाइड किया उसको मैं अंदर ले गया। तो नाउ दिस इज 1/2 mv स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई P इज इक्वल टू 2/3 n/v इंटू 1/2 mv स्क्वायर। ये हम एक मॉडरेट इक्वेशन है, आगे भी यूज करने वाले हैं। P इज इक्वल टू 2/3, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसको हमने एक और कांस्टेंट n0 का नाम दे दिया। नाउ दिस होल फैक्टर 2/3 n0 इज कांस्टेंट। ये होल फैक्टर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और 1/2 mv स्क्वायर को मैंने काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दिया। अगर ये कांस्टेंट है और यहाँ डायरेक्ट रिलेशन खत्म हुआ, नाउ प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली चीज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, and this is the direct relation between pressure and kinetic energy। तो इट मीन्स भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, प्रेशर डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, प्रेशर हाफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। और क्योंकि हम शुरू में कह चुके हैं कि हम यहाँ पर जो गैस लेंगे दैट विल बी आइडियल गैस। हमने शुरू जब यहाँ से किया था तो हमने कहा था कि हम कौन सी गैस लेके चलेंगे, आइडियल गैस को लेकर चलेंगे। तो हम क्योंकि आइडियल गैस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के बाद मैंने शुरू में कहा नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी, दे विल पोजेस द ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी ड्यू टू लीनियर मोशन। तो यहाँ हम कहेंगे ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दिस विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब अपनी इक्वेशन की बुक की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ ये मेंशन है कि प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ हम लेके ये चलेंगे कि हमारे पास जो गैस होगी उसके पास सिर्फ लीनियर मोशन होगी, आइडियल गैस आइडियल सिचुएशन में। तो ये हमने प्रेशर ऑफ द गैस का एक रिलेशन ड्राइव किया, एक और रिलेशन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का ड्राइव किया। लास्ट आज का रिलेशन हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं तशरीह, तो टेम्परेचर पर किस तरह से गैस का बिहेवियर बेस्ड है, टेम्परेचर पर किस तरीके से गैस का बिहेवियर बेस्ड है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं जी। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है अच्छे से, PV is equal to nRT, P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R is general gas constant whose value is constant 8.314 joule per mole per Kelvin, T is temperature।
तो PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? डिफरेंट फार्मूलाज आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उनमें से एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। तो PV n को रिप्लेस किया n ओवर Na इंटू RT। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस n को अलग किया, दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, R ओवर Na को अलग कर लिया, R ओवर Na इंटू T। R ओवर Na को हम K का नाम देते हैं। नाउ दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं, इसका प्रॉपर नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर आप R की वैल्यू पुट करें 8.314 और Na की वैल्यू पुट करें 6.02 इंटू 10⁻23, तो K आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमने याद रखना है कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब R ओवर Na रिप्लेस हो गया K से, तो PV किसके इक्वल आ गया, NKT के इक्वल आ गया। तो PV इज इक्वल टू NKT। नाउ NKT इक्वेशन आ चुकी है, ये हमने इक्वेशन पढ़ी, PV इज इक्वल टू NKT, ये हमने ड्राइव की यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन जैसे हम लिख लेते हैं जी, 1 हमारे पास आ गई। अब इससे पहले अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है कि PV इज इक्वल टू 2/3 n ओवर V इंटू 1/2 mv स्क्वायर। PV इज इक्वल टू 2/3 n ओवर V इंटू 1/2 mv स्क्वायर। वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी, PV इज इक्वल टू 2/3 n ओवर V इंटू 1/2 mv स्क्वायर को रिप्लेस किया काइनेटिक एनर्जी से। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस V को उधर ले जाते हैं, तो PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गए। तो दो इक्वेशन आ चुकी हैं हमारे पास, दोनों की लेफ्ट साइड देखें, 1 और 2 को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, PV को रिप्लेस किया NKT से 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी, n से n कैंसल, यहाँ हमारे पास बचा KT इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। K को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो T इज इक्वल टू 2/3K इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2/3K अंडरस्टूड है, कांस्टेंट है, तो T is directly related to kinetic energy. So it means pressure भी kinetic energy के directly related, and that kinetic energy is, मैंने पहले भी कहा, average translational kinetic energy. तो temperature is directly related to kinetic energy, ये प्रूव किया। अभी हमने ये चीज भी प्रूव की कि प्रेशर भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पर ये भी प्रूव किया कि टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो हम कह सकते हैं, नेक्स्ट में उसको दोबारा देख लेते हैं कि टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड, प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड, तो दोनों एक दूसरे के भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि एक को चेंज करके दूसरे को भी आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये हमारे पास है जी टॉपिक प्रेशर ऑफ द गैस। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन से लेकर नॉर्मली यहाँ तक आपसे पूछा जाता है, टिल काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के रिलेशन की डेरिवेशन तक। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक दो रह गए हैं वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा। इसको ज़रूर एक बार नोट कर लेंगे और लिख लेंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। जज़ाकल्लाह।